4781 वकला जो हैं वो हमने सस्पेंड किए हैं और कोई 900 FIRs हमने दर्ज की हैं। ये जो जाली वकला का कॉन्सेप्ट है, ये अनफॉर्चुनेटली जब मैनुअल सिस्टम था उस वक्त कुछ जाली डिग्री की बुनियाद पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो लोग कुछ रजिस्टर्ड हुए। जो बंदा भी नया एंटर होता है और जब उसका वो यूनिफॉर्म पहनता है और उसकी एंट्री बार काउंसिल में नहीं होती, तो हमें फौरन रिपोर्ट कर दिया जाता है कि इसकी एंट्री नहीं है, और ये अपने आप को वकील पोज कर लेता है और वो कर रहा है, तो फिर हम फौरी उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जवाज़ अली। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो पंजाब बार कौंसिल है, ना सिर्फ कि वो पाकिस्तान की बल्कि वो एशिया की सबसे बड़ी बार कौंसिल है, जिधर से हर साल तकरीबन 7500 से 8000 वकला रजिस्टर्ड होते हैं और ये आगे जाके अपनी केसेस लड़ते हैं। लेकिन एक अलमिया ये भी है कि हर साल कई सारे वकला ऐसे हैं कि जिनको पंजाब बार कौंसिल सिर्फ इस बुनियाद पे उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है कि वो जाली वकला होते हैं। लेकिन हम ये अब ख्याल ये जहन में आता है कि जहाँ पे लोग इंसाफ लेने आते हैं वहाँ पे जाली वकला भी मौजूद होते हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल एडवोकेट आसिफ शहजाद साहब। आए इनसे जानते हैं कि ये वकला किस तरह पंजाब बार कौंसिल की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये पहले तो कितने जाली वकले हैं जो आप सस्पेंड किए हैं अब तक आपने? जी, ये जो पंजाब बार काउंसिल का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 4781 वकला जो हैं वो हमने सस्पेंड किए हैं और कोई 900 FIRs हमने दर्ज की हैं इस हवाला से, वकला जो जाली वकला हैं उनके हवाला से। और जो टोटल हमारी तादाद है बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वकला की, वो तकरीबन इस वक्त 1,33,000 है। जाली वकील आते हैं, ये पंजाब बार कौंसिल की साख को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट। पहली बात तो ये है कि पंजाब बार काउंसिल का अब जो सिस्टम है, अपडेटेड सिस्टम 2020 से जो अपडेट हुआ है, उसमें तो किसी भी जाली वकील के आने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन बार काउंसिल जब भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हम यहाँ पे आए, हमसे पहले लोगों ने भी एफर्ट्स की, हमने भी एफर्ट्स की और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बड़े कामयाब हुए। हमने ऑलमोस्ट जो है वो स्क्रूटनाइज करके जितने भी लोग उनको आइडेंटिफाई कर। अच्छा, अब आपने कहा हमने एफर्ट्स की, ऐसी क्या एफर्ट्स की कि अब जाली वकला नहीं आ पा रहे? उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है, सारे सिस्टम को, रिकॉर्ड को, क्यों सहूलत वाला एक सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। अब तमाम डिग्रीज जो हैं वो वेरीफाई होके आती हैं ऑनलाइन, हम वेरीफाई करते हैं, यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करते हैं। और लॉ गेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने से, लैट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने से, और उसके बाद 5 years प्लान जो लेके आई पाकिस्तान बार काउंसिल, जो विजन था आजम नज़ीर तारिर साहब का, एहसन बून साहब का, तो उस विजन के मुताबिक 5 years प्लान जब आया, तो अब वो एक किस्म की ब्रेक लग गई हुई है, क्योंकि पहले लैट का एग्जाम देना है, उसके बाद जब लॉ कंप्लीट करना है तो फिर लॉ गेट का एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर तमाम असनाद की वेरिफिकेशन होनी अच्छा, है। हम देखते हैं कि ना पाकिस्तान में ना एक अलमिया है कि आप कोई कानून बनाते हैं ना कोई चोरी के खिलाफ, इसके खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि उनको कोई ना कोई चोर रास्ता निकल आता है। तो इसमें आपको कोई लगता है कि कोई चोर रास्ता निकल आएगा, या ये आप आपका 100% प्रूफ सिस्टम? उसमें ऐसा है कि बार काउंसिल तो कतन सपोर्टिंग नहीं है इस तरह के लोगों के। हाँ, कोई बंदा बाहर यूनिफॉर्म पहन ले, टाई लगा ले, अपने आप को वकील कहता फिरे, और जब तक वो आइडेंटिफाई ना हो या कोई उसको ना पकड़ ले, उस वक्त तक उसका शायद दाव चल जाए। अच्छा सर, ये बताएं कि ना ये जो जाली वकील हैं, हमें कैसे पता लगता है? आपको, आपने कहा डिग्री की बेस पर हमें पता लग गया, लेकिन वैसे इसके अलावा कोई और है एकदम, जैसे आपने कहा यूनिफॉर्म पहन के चला जाए? हमारा मैकेनिज्म है, हर साल हम वोट कास्ट करते हैं, और जब हम वोट कास्ट करते हैं तो हमारे पास हर बार एसोसिएशन 126 बार एसोसिएशन है, जहाँ पे लॉयर्स की लिस्टें मौजूद होती हैं, कौन सा लॉयर रजिस्टर्ड है, कौन सा अनरजिस्टर्ड है। तो हमारे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ते हैं, हम जो कंपेन में जाते हैं, एक दूसरे से मिलना मिलाना, तो जो बंदा भी नया एंटर होता है और जब उसका वो यूनिफॉर्म पहनता है और उसकी एंट्री बार काउंसिल में नहीं होती, तो हमें फौरन रिपोर्ट कर दिया जाता है कि इसकी एंट्री नहीं है, और ये अपने आप को वकील पोज कर लेता है, और वो कर रहा है तो फिर हम फौरी उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। अच्छा। अच्छा, हमने देखा कि भाई रावलपिंडी में एक जाली वकील पकड़े गए जिन्होंने 1000 से ज्यादा ट्रायल कर चुके हैं। इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है? जी, वो बिल्कुल ऐसा है कि वो वकील साहब पकड़े गए रावलपिंडी से। उन्होंने ट्रायल का काम भी किया हुआ था, खासा उन्होंने केसेस भी किए। उन्होंने अपने आप को पोज किया एज ए लॉयर, बट ही वाज ए फेक लॉयर।
उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाई। पूरा हमने इंक्वायरी के बाद एक FIR दर्ज हुई। अनफॉर्चुनेटली उस FIR में अगरचे जो है हमें कोर्ट की तरफ से कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। कोर्ट ने उसकी बेल जो है, एक ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज साहब ने बेल अलाउ कर दी उनकी। तो उसके बाद उसकी कैंसलेशन में हम गए हुए हैं। हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसकी कैंसलेशन फाइल की है। हमने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनको लेटर्स भी इस पे लिखे हैं कि ऐसे लोग जो हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जाली वकील है, तो कोर्ट आप किस तरह समझ रहे हैं कि कोर्ट को आपको किस तरह की रिलीफ मिलनी चाहिए थी? क्या आप प्रूफ नहीं कर पा रहे? जाली वकील आप प्रूफ करें, अदालत तो इंसाफ देगी। नहीं, वो एक्चुअली ना डेफिनेटली प्रूफ तो हम कर पा रहे हैं जब इंक्वायरी हुई है सारा कुछ मामला। एक्चुअली वो कोर्ट का मामला ये था कि इस तरह के मैटर्स को कोर्ट्स को जाली वकील के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट आती है, बार काउंसिल FIR दर्ज कराती है, तो कोर्ट को कंडेम करना चाहिए उसको कि ये बंदा जो है उसको कम से कम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ्स हैं वो उसको नहीं मिलने चाहिए। और अल्टीमेटली वो उसको उस वक्त रिलीफ मिले जब वो बार काउंसिल में अपना लाइसेंस भी सरेंडर करे, अपने उसके कॉन्सिक्वेंस जो उसने, अगर वो जाली वकील है और उसने अपना फेक लाइसेंस लिया है तो उस पे खिलाफ FIR, उसको सजा हो, ताकि एक इबरत का निशान बने और मीडिया पे उसका पूरा एक तज़किरा मौजूद रहे ताकि बाकी लोग जो है वो जुर्रत ना करें। अच्छा, आप ये देखें ना, आपने कहा एक फेक वकील है, 1000 से ज्यादा ट्रायल उन्होंने किए, तो इतने कितनी किस तादाद में इतने वकील होंगे? शायद कोई जो बड़े ट्रायल भी करते होंगे, कोई फौजदारी का मुकदमा भी लड़ने में कामयाब हो गए होंगे, कोई बड़े जायदाद के मसले, कोई पॉलिटिकल मसले भी देखते होंगे। ऐसा कोई आपकी नज़र में आया कभी कि कोई एक ऐसा वकील कि जिसने बहुत बड़े मुकदमा लड़े, फेक हो वो? जैसे अभी आपने ये कहा, ये नाम एक आपने लिया है रावलपिंडी से, तो ऐसे कुछ लोग होंगे, लेकिन इमीडिएटली बिला तफरीक जब भी हमारे नोटिस में आता है, चाहे वो कितना बड़ा वकील भी है, जब हमारे इल्म में आ जाता है कि ये बोगस है और इसका, तो हम उसके अगेंस्ट प्रोसीड करते हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम कर सकते हैं, कानून जो हमें वारंट करता है, उसको डेफिनेटली वो करते हैं। और कोई उसमें ये नहीं कि ये सीनियर है, ये जूनियर है, या ये कितना पुराना वकील है। जब वो फेक है तो फेक है, हम उसके अगेंस्ट प्रोसीड करते हैं। अगर हम देखें भाई, कोई जाली वकील है और किसी मुकदमे में पेश हो, वो मुकदमा जीत गया है, अब वो जो फैसला आ गया, बाद में पता लगा ये साबित भी हो गया ये जाली वकील थे या इसमें हो गया, तो इसका क्या केस पे कोई असर पड़ता है, या कोई जो हमारे पास जो फैसला आ जाता है उस पर कोई असर पड़ता है बाद में? नहीं जी, वो वकील तो उसके कॉन्सिक्वेंस फेस करेगा। अगर वकील के बारे में ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि ही इज ए फेक लॉयर, तो वकील को उसके कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी। लेकिन जो एक फैसला आ गया तो डेफिनेटली वो फैसले के ऊपर तो अनडू नहीं हो सकता, क्योंकि वकील एक सहूलत है। पिटिशनर ने एक वकील एंगेज किया और उसके बेचारे के इल्म में नहीं था कि मैंने जो वकील एंगेज किया है ये जाली है। तो अगर वो इस तरह की सिचुएशन है, उसके इल्म में नहीं है, तो फिर केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस उसका मेरिट पे देखा लेकिन ये जाएगा। अखलाकी तौर पे अगर हम इसको देखें, क्या आपको लगता है कि इस तरह होने की इसमें कोई तरमीम करनी चाहिए कि अगर जाली वकील साबित हो रहा है तो उसके फिर फैसला जो दिया उसको भी आप अंडर नहीं, ट्रायल? ये और तरह का ये मुश्किल मामलात हैं। बाज़ औक़ात ऐसे फैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स के फैसले मौजूद हैं जिनके बारे में कुछ जज, इवन तो जजेस के बारे में जिनको बाद में निकाल दिया गया, उनके फैसले मौजूद हैं। जो उन्होंने तो, वकील तो बतौर वकील पेश होता है। यहाँ पे जो PCO जजेस थे, जो PCO जजेस ने जो फैसले किए थे, तो उनको फिर इंडेमनिटी दी जाती है। तो उनके फैसले को अंडू नहीं किया जाता। फैसले PCO जजेस ने किए, जजेस तो सारे घरों को चले गए, फारिग कर दिए गए, बट उनके जो फैसले हैं वो मौजूद हैं, उनको अंडू नहीं किया गया। इसी तरह लॉयर जो अगर पेश हुआ, उसने अपना मामला रखा कोर्ट के साथ, उसका फैसला अंडू नहीं हो सकता। अब हमें ये बताएं कि अभी जाली जो वकील होते हैं ये किस किस्म के मुकदमे लड़ना पसंद करते हैं अमूमन? देखिए जी, नॉर्मली जो जाली वकील होता है ये हर ऐसा मुकदमा करने की कोशिश करता है जिसमें इसको अदालत में कम से कम जाना पड़े, इसको अपने आप को छुपा छुपू के ही मामला निकालने पड़े। कोई चोरी चकारी से, कोई किसी वकील के नाम पे, किसी जज के नाम पे कोई इस तरह का कोई सिलसिला चलाए। लेकिन उसको इस बात का पता है कि जब भी वो किसी कोर्ट में जाएगा, बिकॉज उसकी उतनी ग्रिप नहीं होती लॉ पे, तो जब वो कोर्ट में जाएगा, वो एक्सपोज होगा। वो छोटे मोटे केसेस वो करते हैं, तो जो वही इल्म में आते हैं वो इसमें पकड़े जाते अच्छा, जाली वकील होते किस टाइप के? इन्होंने लॉ किया हुआ होता है, लॉ के स्टूडेंट होते हैं, ये क्या होते हैं ये? हैं। देखिए है तो, देखिए मेरी उसमें ये है कि कुछ लोग ऐसे जो लॉ के स्टूडेंट हुए, लॉ कंप्लीट ना कर सके, लेकिन मीनवाइल उन्होंने कचहरी में आना शुरू कर दिया,
और साथ उन्होंने लोगों के ज़हनों में आ गया कि ये बंदा रेगुलर कचहरी जाता है, लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि ये वकील है। तो वकील साहब ने भी जहमत ना की, लॉ भी कंप्लीट नहीं हुआ, लॉ गैड भी पास नहीं हुआ, लेकिन अपने आप को फिर वो उन्होंने पोज करना शुरू कर दिया कि चले अब वकील ही अपने आप को रखते हैं। एक बात, कुछ उसके बाद कुछ ऐसे सीनियर जो लोग हैं, कोई क्लर्क्स होते हैं, बाज मतलब ऐसे कि वो समझते हैं कि जी अब हमें काफी ग्रिप है, तो चले अगर ये वाला भी मामला कर लिया जाए तो मतलब ये, तो इस तरह की चीजें हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, थैंक जैसा यू। कि आपने जाना कि भाई जाली वकील किस तरह के होते हैं, और अब इनका कहना है सर का कि भी हमने उसकी रोकथाम के लिए बड़े सख्त इकदाम किए और अब जाली वकील नहीं आ रहे। तो मज़ीद सर से राब्ते में रहेंगे इस चीज़ पे कि अगर कोई आगे क्या इकदाम होते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।